अच्छा सोचिए, क्या एक पेड़ सिर्फ लकड़ी और पत्तों का ढेर होता है, या फिर वो यादों, बिछड़ने के गम और गुजरते वक्त की एक जीती जागती निशानी भी हो सकता है। आज हम तोरू दत्त की एक बहुत ही मशहूर कविता आर कैसुरीना ट्री में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक पेड़ पर लिखी गई ये कविता इंसान के दिल की गहरी से गहरी परतों को खोलकर रख देती है। और देखिए, कविता की शुरुआत ही कितनी जबरदस्त इमेज से होती है, एक विशाल अजगर की तरह जो बार बार लिपटता है। सोचिए तो, ये शब्द सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर बन जाती है ना? एक ऐसी तस्वीर जो ताकतवर भी है और थोड़ी रहस्यमय भी। और बस इन्हीं शब्दों के साथ हम सीधा कविता के दिल में उतर जाते हैं। तो इस कविता को जो बात सच में खास बनाती है वो है इसके 3 सबसे अहम हिस्से, एक पेड़, एक कवयित्री और एक याद। अब सवाल यह है कि ये तीनों आपस में जुड़े कैसे हैं? चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। तो कविता का जो सेंटर पॉइंट है वो है एक बहुत बड़ा कैसुरीना का पेड़। ये पेड़ एक फैमिली गार्डन में खड़ा है, लेकिन ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये बचपन, परिवार और गुजरते हुए वक्त का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। तो फिर इस पेड़ की कहानी कहने वाली आवाज किसकी है? ये आवाज है तोरू दत्त की, एक ऐसी कमाल की जीनियस जिनकी जिंदगी दुख की बात है कि बहुत ही छोटी थी। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1856 में कलकत्ता में जन्म हुआ। 1870 के दशक में उन्होंने इंग्लैंड और फ्रांस में पढ़ाई की, जो जमाने के हिसाब से बहुत ही बड़ी बात थी। लेकिन दुखद बात यह है कि सिर्फ 21 साल की उम्र में 1877 में टीबी से उनकी मौत हो गई। सिर्फ 21 साल। और सबसे हैरान करने वाली बात, उनकी ये सबसे फेमस कविता आर कैसुरीना ट्री उनकी मौत के बाद 1882 में पब्लिश हुई। मतलब ये टाइमलाइन हमें उनके छोटे लेकिन बेहद असरदार जीवन की पूरी कहानी बता देती है। तोरू दत्त को इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की पायनियर माना जाता है। मतलब वो उन शुरुआती लोगों में से थीं जिन्होंने इसकी नींव रखी। उन्होंने अपने काम में कह सकते हैं कि ईस्ट और वेस्ट की लिटरेरी परंपराओं के बीच एक पुल बनाया। उस समय के लिए ये वाकई एक बहुत ही नया और बड़ा काम था। चलिए अब वापस कविता पर आते हैं और देखते हैं कि तोरू दत्त ने इस पेड़ को शब्दों के जरिए कैसे जिंदा कर दिया है और इस कविता का स्ट्रक्चर यानी इसकी बनावट कैसी है। दत्त ने ना पेड़ के आसपास की जिंदगी की एक ऐसी तस्वीर खींची है कि वो बिल्कुल आंखों के सामने आ जाती है। सोचिए, एक बेल है जो अजगर की तरह पेड़ के तने से लिपटी है। दिन भर पक्षी और मधुमक्खियां उसकी डालियों पर चहचहाते रहते हैं, मतलब पेड़ में जान डाल देते हैं। और फिर जब रात होती है तो एक भूरा लंगूर अकेला चुपचाप बैठकर सब कुछ देख रहा होता है। पास में ही एक तालाब है जिसमें आसमान का अक्स दिखाई देता है। ये सब मिलकर एक पूरी दुनिया बना देते हैं, सिर्फ उस एक पेड़ के चारों ओर। अब एक चीज जो मुझे पर्सनली बहुत दिलचस्प लगती है वो है इस कविता की बनावट। दत्त ने राइम रॉयल फॉर्म का इस्तेमाल किया है। ये 7 लाइनों का एक स्टैंजा होता है जिसकी राइम स्कीम ABABCC होती है। ये एक बहुत ही सख्त मतलब डिसिप्लिन्ड फॉर्म है जिसे अक्सर बहुत गंभीर विषयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जरा सोचिए, वो इतने गहरे दुख और यादों के सैलाब को कंट्रोल करने के लिए एक इतने मजबूत स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रही हैं। ये जो एक सख्त बनावट और अंदर की कच्ची भावनाओं का टकराव है ना, यही इस कविता को असली ताकत देता है। इस कविता का जो सफर है वो बहुत क्लियर है। सबसे पहले पेड़ का फिजिकल डिस्क्रिप्शन आता है, फिर सुबह और रात में वो कैसा दिखता है ये बताया जाता है। इसके बाद कविता हमें बचपन की यादों में ले जाती है। फिर अचानक नुकसान और दुख की बात होती है और आखिर में अमरता यानी इमॉर्टेलिटी के आइडिया पर बात खत्म होती है। तो ये एक सिंपल डिस्क्रिप्शन से शुरू होकर एक बहुत ही गहरी पर्सनल सोच तक का खूबसूरत सफर है। तो फिर इस खूबसूरत डिस्क्रिप्शन के पीछे का गहरा मतलब क्या है? ऐसी क्या बात है इस कविता में जो आज भी इतनी रेलेवेंट लगती है? देखिए, ये कविता उन गहरी फीलिंग्स को छूती है जिन्हें हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं। इसकी शुरुआत होती है यादों से, नॉस्टैल्जिया से, बीते दिनों की उस मीठी सी चुभन से। लेकिन बहुत जल्द ये हमें बिछड़ने और दुख के गहरे समंदर में ले जाती है। पूरी कविता में नेचर यानी कुदरत एक खामोश गवाह की तरह सब कुछ देखती रहती है और इसी बीच कवित्री वक्त और मौत की कड़वी सच्चाई का सामना करती है। पर आखिर में एक उम्मीद की किरण दिखती है। ये आइडिया कि शायद आर्ट यानी कला हमें अमर बना सकती है। ये जो टेबल है ना, ये कविता के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है अतीत
यानी बचपन, जहां खुशी थी, मासूमियत थी, सब साथ थे। और दूसरी तरफ है आज का वक्त, जहां दुख है, नॉस्टैल्जिया है और अकेलापन है। पहले जहां भाई बहन साथ में खेलते थे, अब वहां सिर्फ उनकी यादें हैं। और वो पेड़ जो कभी खेलने की जगह हुआ करता था, वो अब खोए हुए लोगों की याद में बना एक स्मारक, एक मॉन्यूमेंट बन गया है। और बस यहीं पर हम कविता के इमोशनल कोर, मतलब उसके दिल तक पहुंचते हैं। ये पेड़ अब सिर्फ एक पेड़ या खेलने की जगह नहीं रहा, ये उसके बिछड़े हुए भाई बहनों अरु और अब्जू की एक जीती जागती यादगार बन चुका है। इस गहरे पर्सनल दुख ने उस पेड़ का मतलब हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और यहीं से हम कविता के आखिरी और सबसे पावरफुल आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। वो आइडिया है आर्ट की वक्त पर जीत। कविता का जो आखिरी हिस्सा है वो एक बहुत गहरा, एक फिलोसॉफिकल सवाल पूछता है। क्या एक कविता एक इंसान से ज्यादा जिंदा रह सकती है? क्या शब्द टाइम को हरा सकते हैं? देखिए, दत्त का लॉजिक 3 स्टेप्स में सामने आता है। स्टेप 1, इंसान मॉर्टल है, मतलब वो एक दिन चले जाएंगे। स्टेप 2, नेचर यानी कुदरत भले ही बहुत लंबे समय तक रहे, पर वो भी हमेशा के लिए नहीं है। लेकिन स्टेप 3, और ये सबसे जरूरी है, आर्ट यानी कला इन दोनों से ऊपर उठ सकती है। वो एक याद को हमेशा के लिए महफूज रख सकती है। और फिर ये दिल को छू लेने वाली लाइन आती है जिसमें कवयित्री सीधे पेड़ से बात करती हैं। वो कहती हैं, काश मेरा प्यार तुम्हें भुला दिए जाने के श्राप से बचा ले। मतलब वो अपनी कला, अपनी कविता के जरिए इस पेड़ को गुमनामी के अंधेरे से बचाने की उम्मीद कर रही हैं। और आज देखिए, लगभग 150 साल बाद हम सब इस पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो लगता तो यही है कि वो कामयाब रहीं। तो ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर आर्ट में इतनी ताकत है कि वो किसी याद को हमेशा के लिए जिंदा रख सकती है, तो फिर सवाल ये उठता है कि वो कौन सी यादें हैं जिन्हें अमर बनाया जाना चाहिए। सोचने वाली बात है।